Hello students and welcome to this new lecture where we'll see your chapter number 29 essay writing आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स सी ऐसे राइटिंग। देखो ऐसे क्या होता है, सबसे पहले तो भाई ऐसे एक इंटरेस्टिंग पीस होता है, ठीक है, कोई टॉपिक पे या कोई आ, अच्छे स्टोरी होती है, उसमें आपको लिखनी होती है, लेकिन उसके अंदर बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाता है भाई पैराग्राफ्स का, ठीक है, एक सब्जेक्ट के ऊपर। वो हमारे आइडियाज के लिए हम बनाते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या विचार है हमारे उसके लिए हम बनाते हैं, और हमको जो पढ़ने वाला है उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है ऐसे के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे। देखो, एंड एक ऐसे जो है वो मेनली तीन पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। कौन से तीन पार्ट्स हैं? फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन, सबसे पहला पार्ट है आपका इंट्रोडक्शन। तो भाई इंट्रोडक्शन जो है उसमें आपको जो टॉपिक है, जो थीम दिया हुआ है ऐसे का, ठीक है, उसके अंदर मेंशन करना होता है। वो एक छोटा सा टॉपिक होता है, छोटा छोटा सा पैराग्राफ होता है, ठीक है, जो आप ये टॉपिक जो आपको दिया है उसके ऊपर आप लिखते हैं। अट्रैक्टिव होना चाहिए, रीडर्स को पसंद होना चाहिए। बॉडी, बॉडी जो है वो सेकंड पार्ट है हमारा ऐसे का। द सेकंड पार्ट इज बॉडी। द बे, ये है हमारा मेन पार्ट, जहां पे कई सारे पैराग्राफ्स आएंगे और आप सब्जेक्ट मैटर, आप जो टॉपिक पे लिख रहे हैं उसका प्रॉपर मैटर अरेंज करके एकदम प्रॉपरली लिखेंगे, ठीक है। अरेंज करके आपको लिखना है वन बाय वन। कंक्लूजन, वो एक ऐसे का क्लोजिंग पार्ट होता है, कन्विंसिंग होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन ऐसे देखते हैं। सबसे पहले क्या है? पैराग्राफ्स। हर एक ऐसे जो है वो पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होना चाहिए। जब आप पैराग्राफ्स बनाते हैं तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, यूनिटी का ध्यान रखिएगा। हर एक पैराग्राफ एक सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, और वो सब्जेक्ट मेन टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। मान लीजिए आप एनुअल फंक्शन के बारे में लिख रहे हैं, तो हर एक पैराग्राफ एक पॉइंट के बारे में बात कर रहा हो चाहिए और एनुअल फंक्शन से रिलेटेड होना चाहिए। सेकंड, वैरायटी होनी चाहिए। हर एक पैराग्राफ डिफरेंट अलग अलग लेंथ के होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तीन लाइन के पैराग्राफ लिख दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लॉजिकल सीक्वेंस, भाई सीक्वेंस जो है वो आपकी सोच के ऊपर होता है कि आप कैसे सोचते हैं। अगर एलियन फंक्शन के बारे में लिखते हैं तो शुरुआत से एंड तक लिखेंगे ना, लाइन बाय लाइन, पहले एंड की थोड़ी बात करेंगे। समझ में आया? प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन करना होता है आपको। एक और बात, स्टाइल। ऐसे का स्टाइल कैसा होना चाहिए? एकदम डायरेक्ट होना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, ठीक है। राइटर को ये सारे पॉइंट्स का याद ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है भाई। बी डायरेक्ट, डायरेक्ट छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज कीजिए। बी सिंपल, एकदम सिंपल वर्ड्स से कंस्ट्रक्ट करिए सेंटेंस को और नेचुरल रहिए, हैं, किसी और राइटर की स्टाइल इमिटेट मत करिए, कॉपी मत करिए। प्रोसेस क्या है? देखिए, नंबर वन, चूज द टॉपिक दैट इंटरेस्ट्स यू। आपको दो टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें से एक टॉपिक आपको चूज कर लेना है। स्टेप नंबर टू, अपने आइडियाज आप खुद जनरेट कीजिए। क्या? क्वेश्चन करके, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। जो भी डब्ल्यूएच वाले वर्ड्स हैं वो सारे वो मैटर के ऊपर पूछिए। जैसे एनुअल फंक्शन के बारे में लिख रहे हैं आप, तो व्हाट क्या होता है एनुअल फंक्शन, व्हेन कब हो रहा है एनुअल फंक्शन, वेयर कहाँ हो रहा है, व्हाई क्यों हो रहा है, हाउ कैसे हुआ है। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको सोचना होता है। फिर ये पॉइंट जो है एक रफ शीट ऑफ पेपर के ऊपर लिख दीजिए। फिर ये जो प्रॉपर पॉइंट्स आपने बनाए हैं आइडियाज के ऊपर से, ठीक है, जो आपने लिखे हुए हैं उसमें से सिलेक्ट कीजिए कौन कौन से पॉइंट्स को अरेंज करना है प्रॉपरली, ठीक है। और उसके बाद एक आउटलाइन फॉर्म कीजिए। आउटलाइन मतलब वो प्रॉपर ऐसे का दिमाग में फॉर्म कर दीजिए फ्रेमवर्क कि कैसे लिखना है। और स्टेप नंबर फोर, जब ऐसे लिखा जाता है और ऐसे खत्म हो जाता है उसके बाद उसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और एरर्स को करेक्ट कीजिए। स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल एरर्स उसको करेक्ट कीजिए। ओके, सबसे पहला ऐसे हमारा है एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल। ओके, ये एनुअल फंक्शन जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। आप अपने एनुअल फंक्शन में लिख सकते हैं। आपको यहां से सीखना क्या है? सीखना ये है कि फर्स्ट पैराग्राफ में कौन सी इंफॉर्मेशन डालनी है, सेकंड में कौन सी डालनी है,
थर्ड में कौन सी डालनी है, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवेंथ में, एट्थ में, कौन सी इंफॉर्मेशन डालनी है, समझ में आया। चलिए, एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल पढ़ते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। द फाउंडेशन डे ऑफ आवर स्कूल इज ऑन 16th December एंड एवरी ईयर ऑन दिस डे वी ऑर्गेनाइज आवर एनुअल फंक्शन। तो हमारा फाउंडेशन डे मतलब हमारी स्कूल जो शुरुआत हुई थी वो 16th December को शुरू हुई थी। तो हर साल इस दिन को हम एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। एवरी ईयर द फंक्शन हैज अ सेंट्रल थीम एंड दिस ईयर द थीम वाज ग्रीन। हर साल हमारे फंक्शन का एक थीम होता है और ये साल हमारा थीम ग्रीन है। अब आप पूछेंगे ग्रीन क्या है, देखिए आगे पढ़िए, मजा आएगा। यहां से पता चला ना आपको, पढ़ने का इंटरेस्ट आएगा। अच्छा, ये साल ग्रीन थीम है, ओके, तो आगे क्या हो, चलिए देखते हैं ग्रीन क्या है। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा, देखो, द फंक्शन वॉज टू बी हेल्ड एट द स्कूल ऑडिटोरियम वेयर वी हैड गैदर्ड अराउंड 5 PM, नियरली 1.5 hours बिफोर द फंक्शन वॉज ड्यू टू स्टार्ट। We were all dressed in our costumes according to the events in which we had participated. फंक्शन हमारा स्कूल ऑडिटोरियम में होने वाला था, was to be held, होने वाला था स्कूल ऑडिटोरियम में, जहां पे हम 5 बजे इकट्ठा हो गए थे। नियरली 1.5 hours बिफोर, 1.5 घंटे पहले हम आ गए थे 5 बजे। तो एनुअल फंक्शन कब शुरू होने वाला था बेटा, 7:30 को, ये भी हमने बता दिया। कब, व्हेन है, उसका आंसर मिला ना, बिफोर द फंक्शन वॉज ड्यू टू स्टार्ट, फंक्शन शुरू होने वाला था उससे 1.5 घंटे पहले हम आ गए थे 5 बजे। हम सब कॉस्ट्यूम्स हमने पहने हुए थे हमारे इवेंट्स के मुताबिक जो हमने पार्टिसिपेट किया था। At 6 PM, our principal, Miss Anju Diwan, entered the hall along with the chief guest, Mr. Sunil Gupta, the mayor of the city. The function was inaugurated with the lighting of the lamp by the chief guest, followed by his speech. तो 6 बजे प्रिंसिपल मिस अंजू दीवान आई, हॉल हॉल के अंदर आए मिस अंजू दीवान, और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो उनके साथ थे। ओके, चीफ गेस्ट थे मिस्टर सुनील गुप्ता, ठीक है, जो मेयर थे, सिटी के मेयर थे, तो बड़े बड़े आदमी थे। वो चीफ गेस्ट के रूप में आए थे हमारे। फंक्शन जो था वो शुरू हुआ विद द लाइटनिंग ऑफ द लैम्प, वो लैम्प को जला के फंक्शन शुरू किया गया, चीफ गेस्ट ने लाइट किया था उसको, और उन्होंने फिर स्पीच दी। लाइन बाय लाइन जा रहा है, देखो ये ऐसे शुरुआत से बताएगा क्या हो रहा है। द ऑडिटोरियम वॉज पैक्ड विथ ऑडियंस हु वर मोस्टली पेरेंट्स एंड गार्डियंस ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स। ऑडिटोरियम भरा हुआ था ऑडियंस से, ठीक है, जिसमें मोस्टली पेरेंट्स थे और गार्डियंस थे। गार्डियंस मतलब जो देख रेख करने होते हैं, स्टूडेंट्स के देख रेख करने वाले लोग होते हैं। After the inaugural speech by the chief guest and our principal, students who had excelled in different competitions held throughout the year in school were given prizes and certificates. तो जब चीफ गेस्ट ने इनॉग्रल स्पीच दी, इनॉग्रल मतलब शुरू करने वाली स्पीच जब दी, तो हमारे प्रिंसिपल ने सब लोगों को जो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में थ्रू आउट द ईयर हुए हैं, उसमें जो सबसे एक्सेल हुए हैं, सबसे आगे आए हैं, फर्स्ट आए हैं, उनको प्राइजेस और सर्टिफिकेट्स दिए। After this, the cultural program started with the dance performance by small children of our school. उसके बाद हमारा कल्चरल प्रोग्राम शुरू हुआ और सबसे पहले छोटे बच्चे डांस परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। Dresses dressed in costumes of colorful flowers then enthralled the audience with their performance. तो उन्होंने कलरफुल फ्लावर्स की कॉस्ट्यूम्स पहनी थी, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों ने, और ऑडियंस को बहुत ही खुश कर दिया। एंथ्रॉल्ड का मतलब खुश कर दिया उनके परफॉर्मेंस से। The dance presentation was followed by several other performances by the students of 6th, 7th, 8th, including a music rendition by the girls of classes 4th and 5th. तो उनका तो डांस प्रेजेंटेशन था, ठीक है, वो उसके पीछे उसके बाद कई सारे और परफॉर्मेंसेस हुए, क्लासेस 6th, 7th और 8th के स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किए, और एक म्यूजिकल गाना जो गर्ल्स ने गाया
4th और 5th स्टैंडर्ड ने वो भी हुआ था। इन द मीन टाइम रिफ्रेशमेंट्स वेर सर्व टू द गेस्ट्स एंड द पार्टिसिपेंट्स। तो उस समय में रिफ्रेशमेंट्स दिए गए गेस्ट और पार्टिसिपेंट्स को। उसके बाद द मेन अट्रैक्शन ऑफ द इवेंट, अ ड्रामा बाय द सीनियर स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल वाज प्रेजेंटेड। तो उसके बाद मेन अट्रैक्शन क्या था? बहुत ही बढ़िया इवेंट हुआ। क्या हुआ? एक ड्रामा हुआ। सीनियर स्टूडेंट्स ने वो ड्रामा किया था हमारे स्कूल के और उन्होंने प्रेजेंट किया। लाइक ऑल द अदर इवेंट्स, इट सेंटर्ड अराउंड द मेन थीम ऑफ द डे, ग्रीन। तो बाकी सारे इवेंट्स के जैसे ये इवेंट भी ये थीम के इर्द गिर्द घूम रहा था। ग्रीन उनका थीम था, ग्रीन रहना। ग्रीन मतलब ग्रीन कलर नहीं, एनवायरमेंट वालू, ठीक है, एनवायरमेंट वाला ग्रीन। थ्रू आउट द प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ इवेंट एंड मेनली ट्रीज वेर हाईलाइटेड। तो पूरे प्ले के अंदर एनवायरमेंट का इंपॉर्टेंस बताया गया और ट्रीज को हाईलाइट किया गया था। इट शोड व्हाट स्कूल्स चिल्ड्रन लाइक अस could do to ensure that our environment remain green। तो बताते हैं भाई कि स्कूल चिल्ड्रन जो है वो हम क्या कर सकते हैं एनवायरमेंट के लिए, उसको ग्रीन रखने के लिए। द ड्रामा was highly appreciated by the audience who gave a standing ovation to the participants when they gathered on the stage। तो ये जो ड्रामा हुआ होने के बाद ऑडियंस सब खड़े हो गए, स्टैंडिंग ओवेशन दिया, ठीक है, और अप्रिशिएट किया, बहुत ही अच्छा बोला पार्टिसिपेंट्स को जब वो स्टेज के ऊपर इकट्ठा हुए थे। At around 9 p.m., the program ended with the audience pledging that they would make efforts in saving the environment। तो 9 बजे तक प्रोग्राम खत्म हो गया और ऑडियंस ने प्लेज लिया, शपथ ली कि हम एफर्ट्स करेंगे एनवायरमेंट को बचाने का। This made us happy since it made us realize that our efforts ultimately paid off। तो ये हम सब खुश हो गए क्योंकि हमको रियलाइज हुआ कि हमने जो मेहनत की थी वो सही में पे ऑफ हुई, वो नजर आई। बिफोर द गेस्ट्स लेफ्ट दे वर थैंक्ड फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन। तो जब गेस्ट गए उससे पहले उनको थैंक यू बोला गया ओकेजन पे आने के लिए। ये एक ऐसे हैं एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक ऐसे हैं जो है इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेट ऑन चिल्ड्रन। बस हाँ, ये दो ऐसे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के रूप से। इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेट ऑन चिल्ड्रन। चलिए इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेट ऑन चिल्ड्रन देखते हैं। इन टूडेज वर्ल्ड द यूज ऑफ इंटरनेट हैज बिकम इंडिस्पेंसिबल। आज के समय में इंटरनेट का यूज बहुत ही जरूरी हो गया है, ठीक है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम। इंडिस्पेंसिबल मतलब उसको छोड़ नहीं सकते हम। फ्रॉम स्कूल्स चिल्ड्रन टू प्रोफेशनल, एवरीवन टर्न्स टू द इंटरनेट फॉर इंफॉर्मेशन, सोशल नेटवर्किंग और एंटरटेनमेंट। स्कूल चिल्ड्रन से लेके बड़े बड़े लोग तक वो सब इंटरनेट के मदद लेते हैं, क्या जानने के लिए? इंफॉर्मेशन पाने के लिए, सोशल नेटवर्किंग करने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए। द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेट स्पेशली ऑन स्कूल चिल्ड्रन हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। तो ये जो इंटरनेट का ये जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है बच्चों पे, स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन पे, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों हैं। तो ये पैराग्राफ में हम देखेंगे एडवांटेजेस और नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस। The advantages mainly include access to information. Children get the required help from internet for completing their school projects and often their home tasks. एडवांटेजेस क्या है भाई इंटरनेट के? तो इंफॉर्मेशन पा सकते हैं चिल्ड्रन को हेल्प मिल सकते हैं इंटरनेट से अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए, अपने घर के टास्क कंप्लीट करने के लिए, अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए या कुछ भी काम कंप्लीट करने के लिए। डिफरेंट चाइल्ड फ्रेंडली वेबसाइट्स केटर टू द किड्स। कई सारी वेबसाइट जो होती हैं वो जो बच्चों के लिए बनी हुई है, ठीक है, अलग अलग, वो सारी ये किड्स को हेल्प करती हैं, केटर करती है मतलब हेल्प करती है। They provide much needed information on various subjects like astronomy, geography, science and others। भाई एस्ट्रोनॉमी के टॉपिक के ऊपर, जियोग्राफी के टॉपिक के ऊपर, साइंस के टॉपिक के, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर जो इंफॉर्मेशन उनको चाहिए वो प्रोवाइड करती है इंटरनेट, ठीक है। They contain updated facts on these topics which are often unavailable in the books। तो इंटरनेट के ऊपर अपडेटेड टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, अपडेटेड सच्चाइयां होती हैं
जो कई बार बुक्स के अंदर नहीं होती हैं, विच आर ऑफन अनअवेलेबल, अवेलेबल नहीं होती है बुक्स के अंदर। ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस, कलरफुल इमेजेस अट्रैक्ट देम, एंड थ्रू इंटरेक्टिव गेम्स these websites also entertain them। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का मतलब वो पिक्चर दिखाते हैं, ग्राफ्स दिखाते हैं, चार्ट दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, बड़ी बड़ी इमेजेस, बढ़िया इमेजेस दिखाते हैं, और गेम्स वहाँ पे वेबसाइट्स पे होती हैं खेलने वाली। तो ये वेबसाइट जो है वो एंटरटेन भी करती हैं बच्चों को। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स ऑल्सो इनेबल द चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव स्टेइंग एट डिस्टेंट प्लेसेस। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो दूर दराज एरिया में रहते हैं, दूर रहते हैं उनसे, उनके साथ भी वो बातचीत कर सकते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का यूज करके। नेगेटिव पॉइंट्स, एडवांटेज के साथ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं इंटरनेट के। दीज एडवांटेजेस ऑल्सो हैपन टू बी द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट। ये एडवांटेजेस ही नेगेटिव भी हैं। कैसे? दिस इज बिकॉज ऑफ द ईज विथ विच ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू अ चाइल्ड। ये इसलिए है क्योंकि कितने टाइप की इंफॉर्मेशन वो बच्चे को इंटरनेट के ऊपर से मिल सकती है, बहुत सारे टाइप की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, बहुत ही इजीली मिल सकती है। Similarly, with the same ease, he or she might access information or websites which are not meant for them। वो ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे इंफॉर्मेशन को भी वो इंटरनेट के ऊपर देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जो नहीं देखनी चाहिए। Again, social networking sites give them the opportunity to be in touch with friends who are away from them। भाई एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि भाई सोशल नेटवर्किंग साइट जो है वो अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए, फ्रेंड से बातचीत करने के लिए यूज करते हैं जो आपसे दूर हैं, ठीक है, आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है। हावेवर, थ्रू सच नेटवर्किंग साइट्स अ चाइल्ड में डेवलप फ्रेंडशिप विद दोज whom he or she does not know in person and often fall prey to child abusers। तो ऐसे सच नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर एक चाइल्ड ऐसे लोगों से भी फ्रेंडशिप कर सकता है जो वो नहीं जानते हैं, ठीक है, और कई बार वो अब्यूज हो जाते हैं, चाइल्ड अब्यूजर्स से शिकार बन जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, a child may become so engrossed in the virtual world of the internet that he or she might ignore real friends and relations। तो एक बच्चा जो है वो अगर वर्चुअल वर्ल्ड में, ये इंटरनेट की पूरी दुनिया के अंदर जो अगर घुस जाएगा, इतना एनग्रोस हो जाएगा, इतना बहुत ही अंदर ही रहेगा इंटरनेट में, और तो वो अपने रियल फ्रेंड्स और रिलेशंस को इग्नोर कर देगा, भूल जाएगा, उसका एजुकेशन भी सफर होगा, ठीक है, हिज और हर एजुकेशन ऑल्सो सफर्स। चिल्ड्रन ऑफन टर्न टू द इंटरनेट एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो बच्चे कई बार एंटरटेनमेंट मतलब एंजॉय करने के लिए इंटरनेट के ऊपर आते हैं, ठीक है। दे प्ले गेम्स मोस्ट ऑफ विच इन्वॉल्व वायलेंस विच लीव सीरियस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड, ऑफन मेकिंग हिम इनसेंसिटिव टू द सफरिंग ऑफ अदर्स। तो ऐसी गेम्स खेलते हैं भाई, और वायलेंस होती हैं ऐसी गेम्स में, है गोलीबारी और मारकाट, ऐसी गेम्स खेलते हैं जिससे सीरियस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पे, ठीक है। ऑफन मेकिंग हिम इनसेंसिटिव, दूसरे को अगर लग जाए, दूसरे को अगर कुछ परेशानी हो तो उसमें वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं रहता है, ठीक है, उल्टा वो उसको मजा आता है। तो ये गलत बात है, ठीक है, आपको सेंसिटिव रहना चाहिए लोगों के फीलिंग्स के ऊपर, सफरिंग के ऊपर। दस, इंटरनेट जो है हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन। बच्चों पे इंटरनेट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इन्फ्लुएंस करता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए एंड मिनिमाइज द नेगेटिव इफेक्ट, पेरेंट्स कैन प्ले एन एक्टिव रोल। पॉजिटिव इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए और नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए पेरेंट्स जो है उनको एक एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। They should keep a check on the website visited by the child during his or her internet session। उनको चेक रखनी चाहिए, उनको चेक करना चाहिए कि अपना उनका जो बच्चा है वो कौन सी वेबसाइट्स देखता है, ठीक है, कौन सी वेबसाइट विजिट करता है अपने इंटरनेट सेशन के समय पे। Parents should have a good bonding with the child so that he or she does not hesitate to ask parents help if one falls a victim to cyber bullies। तो पेरेंट्स की अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए बच्चे के साथ, ठीक है, वो बच्चे बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो, रुके नहीं पेरेंट्स की हेल्प लेने पे अगर वो शिकार बन जाए साइबर बुली का। द चाइल्ड शुड बी मेड टू रियलाइज दैट द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट इज अ वर्चुअल वन।
चाइल्ड को पता होना चाहिए, चाइल्ड को बताना चाहिए कि ये जो इंटरनेट की पूरी दुनिया है वो एक वर्चुअल दुनिया है, सही दुनिया नहीं है। इंटरनेट ज़रूरी तो है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन वो हमारी रियल लाइफ का सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम रियल लाइफ हमको जीना चाहिए, रियल रिलेशंस फॉलो करने चाहिए, रियल फ्रेंडशिप होनी चाहिए। तो इंटरनेट के ऊपर जो है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो ऐसे है इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेट ऑन चिल्ड्रन और एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल, ये दोनों ऐसे जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके स्टूडेंट्स, हमने अब तक नोटिस देख लिया, ऐसे देख लिया, लेटर देख लिया। ओके ये सारी चीजें हमने देख ली और और भी कुछ देख लिया, और भी कुछ देख लिया था, स्टोरी देख ली, ऐसे देख लिया, लेटर देख लिया, नोटिस देख लिया है, ये सारी चीजें हमने देख ली। ओके ये आपके ग्रामर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें एग्जाम के अंदर आने वाली हैं, तो प्लीज़ प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा। आपको कोर्स मिल गया होगा, आपको पता चल गया होगा कोर्स में क्या है, तो ये सारी चीज़ों का प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा। और एक बात, अपने फेयर बुक्स और अपने टेस्ट पेपर्स जितने भी बाकी हैं वो सारे सबमिट करवाने पड़ेंगे बेटा। ओके इट इज़ वेरी मच कंपल्सरी, तो ये कंपलसरी चीज़ें हैं तो आपको पूरी करनी पड़ेगी, ये सबमिट करवाना पड़ेगा, फेयर बुक्स चेक करनी पड़ेगी, फेयर बुक्स कंप्लीट करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये इंटरनल मार्क्स में गिने जाते हैं, इंटरनल एग्जामिनेशन, इंटरनल टेस्ट में गिने जाते हैं ये सारे मार्क्स। ठीक है, ये मार्क्स जो हैं वो आपके लिए ही हैं, और ये सब काम जो कर रहे हैं सारे टीचर्स वो आपके लिए ही कर रहे हैं। सो आप पढ़िए, दिल खोल के पढ़िए, जो भी प्रॉब्लम हो आप सॉल्व करवाइए, और पढ़ना मत छोड़िए। ठीक है, एकदम जोर लगा के पढ़िए, बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए ये एग्जाम के अंदर। मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे 7th के बच्चे जितने भी जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सबके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, ये भले ही हमारा ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन ये हो गया है, हम ये सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, और ऐसे निकलेंगे कि हम फोड़ देंगे। ठीक है, हम बढ़िया करेंगे। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप प्रिपरेशन तैयारी करना शुरू कर दीजिए अपने एग्जाम के लिए, और फेयर बुक्स चेक करवा दीजिए फटाफट। ओके, आप ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं सैटरडे को आ जाइए। ठीक है, सैटरडे को आ जाइए 9 से 11 के बीच में फेयर बुक्स चेक करवाने के लिए। हैं, इंग्लिश के पेपर सबमिट कर दीजिए, सारे पेपर सबमिट कर दीजिए, जिसके बाकी हैं वो सब सबमिट कर दीजिए। ठीक है, अपना काम बहुत ही परफेक्ट रखिए। ठीक है, अपना काम बहुत ही परफेक्ट रखिए। मैं एक ही चीज आपको बताना चाहता हूँ, अपना काम परफेक्ट रखिए। अगर काम परफेक्ट रखेंगे कोई नहीं रोक पाएगा आपको। ठीक है, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे। मोस्ट ऑफ अब रिवीजन शुरू करेंगे हम। थोड़ा कुछ टाइम है हमारे पास, तो रिवीजन शुरू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर से। और ये लेक्चर्स भरना भूलिएगा मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी आपको मिलेंगे वहाँ पे, वो भी आपको पता चलेंगे, और सारे क्वेश्चन आंसर्स हम रिवाइज करने वाले हैं, तो भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ये आपको मुझे बताना था। और एक चीज आपको बतानी है कि प्लीज प्लीज प्लीज, आपके पेपर जब आप सबमिट करते हैं बेटा, तो उसके ऊपर नाम लिखिए, उसके ऊपर कौन सी टेस्ट दे रहे हैं, यूनिट टेस्ट दे रहे हैं, वीकली टेस्ट दे रहे हैं, कौन सी डेट है जब टेस्ट अपलोड हुई थी। ठीक है, कितने मार्क की टेस्ट हैं, ये सारी चीजें आपको पेपर में मेंशन की जा गई हैं, तो वो आप मेंशन कीजिए ना पेपर के ऊपर। कई सारे पेपर्स मैंने देखे हैं बेटा जिसके ऊपर नाम नहीं लिखे हुए, अब वो आपको लिख लिख के भेजिए ना, इट इज ओके, लिख के भेजिए। ओके, फेयर बुक्स कंप्लीट कीजिए, फेयर बुक्स पे प्रॉपर कवर चढ़ाइए, अगर कवर नहीं चढ़ा पाते हैं तो स्टिकर लगाइए, नाम लिखिए, स्टैंडर्ड लिखिए, प्रॉपरली सब मेंटेन करके रहिए। आप अपनी तरह से एकदम परफेक्ट हो जाइए बेटा, कोई नहीं रोक पाएगा दुनिया में आपको सक्सेस होने में। ठीक है, कोई नहीं रोक पाएगा। एक एक बढ़िया परफॉर्मेंस दीजिए, एक बढ़िया परफॉर्मेंस अपने आप अपने लिए दीजिए। ओके, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि ओके ठीक है चलेगा, नहीं, परफेक्ट रखिए अपना काम। जो आदमी परफेक्ट रहता है, ठीक है, उसको कोई नहीं रोक पाता है, जीवन में कोई नहीं रोक पाता है। तो ये परफेक्ट रहिए और अपना काम परफेक्टली करिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे।